जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड पर हुए कब्जे हुए थे पिछले कई दशकों में, उसको लेके अभी सरकार का कड़ा रुख है और बड़े सारे जो नाजायज़ कब्जे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। तो अभी ड्राइव चल रही है, ये अंकुर शर्मा की पुरानी डिमांड थी। तो हम अंकुर शर्मा से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस ड्राइव के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी अंकुर शर्मा जी। देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में ही इस तरीके की ड्राइव को चलाने के आदेश दिए थे और सरकार ने डिली डैलिंग अप्रोच अडॉप्ट की, रिव्यू पिटीशन फाइल करके जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल करने का भी प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी जिसके चलते कार्रवाई जो थी वो एक तरीके से रुक गई थी और सडनली अब इन्होंने एक आदेश निकाला और ये तय किया कि 31 जनवरी 2023 तक तमाम स्टेट लैंड्स जो अनऑथोराइज्ड तरीके से ऑक्यूपाई की गई हैं उन्हें रिट्रीव करेंगे और उसी संबंध में ये कार्रवाई हो भी रही है। और उसके बाद 31 जनवरी 2023 के बाद भी इन परपेचुइटीज प्रोसेस को उन्होंने जारी रखा। देखिए, इट इज़ अ वेलकम स्टेप। ये वेलकम स्टेप है कि हाई कोर्ट के आदेश सरकार मानना शुरू कर रही है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारी रिवर बेड्स और फॉरेस्ट लैंड्स पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो प्राइम पहला कदम सरकार का हो सकता था रिट्रीवल के कॉन्टेक्स्ट में, उस दिशा में भी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। जो कदम उठाए जा रहे हैं बढ़िया है। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ बोनाफाइडी ऑक्यूपेंट्स ऑफ स्टेट लैंड जो अदरवाइज अंडर लॉ प्रोस्पेक्टिव ओनर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी वो मालिक हैं लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनकी मालिक खाने में नाम दर्ज नहीं हो पाए। इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि तहसीलदार ने नहीं किए, पटवारी ने नहीं किए, डिप्टी कमिश्नर ने ध्यान नहीं दिया। उन लोगों के खिलाफ भी कुछ केसेस में कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोगों को फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और आप जानते हैं कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का मतलब कोई आसान बात नहीं है। एक्सपेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, खर्चा है, एट्सेट्रा। तो सरकार को इस दिशा में भी देखना चाहिए कि जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 3N के तहत मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। एक विद द स्ट्रोक ऑफ द पेन आप अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहिए कि आप रिकॉर्ड के बेसिस पर दीजिए। LV6 रेड विद गवर्नमेंट ऑर्डर S432 उसके तहत जो लोग मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं, 57-58 की गिरदावरियाँ जिनके नाम पे हैं, उनको आप दीजिए। CM गाइडलाइंस 1971 का ऑर्डर है जिसे CM गाइडलाइंस के नाम से कहा जाता है, उनको दीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर बैलेंस करके चलेंगे, फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट, रिवर बेड्स खासकर आप तभी देखिए, रावी देखिए, बसंतर देखिए, उज देखिए, आप चिनाब देख लीजिए, तमाम रिवर बेड्स जो हैं वो कैप्चर्ड हैं, उनके खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और खासकर बहुत सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स के नाम आए, मेरे ख्याल में 3 के तो आ ही गए, फैमिलीज के साथ अगर जोड़ के देख लें उनकी, तो उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है। और दिखावे के लिए ना करें, इफेक्टिवली रिट्रीव करें लैंड्स को एंड पुट देम टू पब्लिक यूज़। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शायद पब्लिक के खिलाफ उठाया हुआ कोई कदम है, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार पब्लिक लैंड, स्टेट लैंड जो है वो पब्लिक के बिहाफ पे इंटरेस्ट होल्ड करती है कि हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये अगर पब्लिक लैंड्स अगर रिट्रीव हो रही है, जो 1 या 2% पॉपुलेशन का अगर पूरा देखें, 1.25 करोड़, तो 1.25 करोड़ या उससे अधिक की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी और ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने स्टेट लैंड्स पे कब्जे किए हैं। तो इनसे वापस लेना ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया हुआ कदम है और पब्लिक के लिए उठाया हुआ कदम है, क्योंकि पब्लिक की ही ज़मीन इंडिविजुअल प्लेयर से छीनी जा रही है। सर एक्चुअली ये था कि जब ये ड्राइव शुरू होती है तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। हालांकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि इस ड्राइव के तहत जो बिग शॉक्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। जो आम बंदे हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। तो अभी प्रोटेस्ट भी हुए, आपने देखा होगा कि स्टोन बेल्टिंग वगैरह भी, उसके बाद खैर FIR भी हुई। अब लोगों की ये डिमांड है कि अगर आप वाकई में आम बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो रिटर्न में ऑर्डर होना चाहिए, जो अभी कहीं दिख नहीं रहा। तो उस वजह से मतलब जो पैनिक है वो लोगों में अभी भी है। देखिए, इंक्रोचर्स की कैटेगरी में आम खास कोई नहीं है। इंक्रोचर है, ये पहली चीज़ है। जिन रेजिडेंशियल हाउसेस या वो लोग जो बोनाफाइडी ऑक्यूपेंट्स हैं स्टेट लैंड्स के और अदरवाइज एंटाइटल्ड हैं अंडर सम लॉ, किसी कानून के तहत फॉर एक्वायरिंग ओनरशिप, वही इसमें आम है। अब वो अमीर हो गरीब हो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती। कानून जिस पे डिवॉल्व करता है कुछ राइट्स, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये 300-400 कनाल ज़मीन घेर के जब उसके 10-10 मरले के प्लॉट बेचे आपने, और जब उन लोगों ने खरीदे इसलिए क्योंकि सैनिक कॉलोनी में 10 लाख रुपए मरला था और ये सेम आपके उसकी एडजेसेंट विसिनिटी में आपको 2.5 लाख रुपए मरला पे मिल रही थी, तो आप उनको किसी गरीब की श्रेणी में नहीं रख सकते। आप कुछ लोग माइट हैव बीन चीटेड, लेकिन उसके लिए फिर रेमेडीज अलग हैं, उन्हें लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना सिंपलिस्टिक नहीं है इसे समझना।
बिल्कुल कानून के दृष्टिकोण से देख के कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस समय अगर सरकार नो होल्ड्स बार्ड रख के ऐसे लोगों को बाहर निकाल के असल लोगों के खिलाफ, चाहे बड़ा है, छोटा है, 10 मरले है, 5 मरले है, 12 मरले है, 15 मरले है, सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो कम से कम जम्मू कश्मीर की जनता में ये संदेश जाएगा कि सरकार इस इशू को एड्रेस करने में सीरियस है। करप्शन मुझे लगता है कि कई दशकों तक इस संबंध में कि स्टेट लैंड कब्जा कर ली, बेच दी, वो सर नहीं उठा पाएगी और लोगों को भी एक मैसेज जाएगा कि लालच में मत आइए। 10 लाख की ज़मीन 2 लाख में खरीद रहे हैं क्योंकि इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, फर्द नहीं कटेगी, तो फिर मतलब आगे से ये इस समस्या को रोकने का एक ही तरीका है कि ब्रूटली इसे आप एग्जीक्यूट करिए। सर अंकुर जी, ये जो आज ड्राइव चल रही है, इसके लिए शुरुआत आपने की थी, आवाज़ बुलंद की थी, तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इसे आप अपनी कामयाबी मानते हैं? देखिए, निरंतर संघर्ष है। पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया हुआ कोई भी कदम जो है मुझे लगता है कि उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना, उसे पहुंचाना हर एक नागरिक का, हर एक हिंदुस्तानी का दायित्व है। पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बीच में चीज़ें रुक जाती हैं, समय लगता है, इट इज़ अ पार्ट, बट इट इज़ अ प्रोसेस जो शुरू हुआ है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी ज़मीनें खाली करवाएंगे, अगर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हैं उसे डिमोलिश करेंगे और साथ ही साथ रिवर बेड्स और फॉरेस्ट लैंड्स, इन पे जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उन्हें भी रिमूव करेंगे। तो मुझे लगता है कि शुरुआत हुई है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि ये प्रोसेस लगातार चलेगा और तमाम उन इलीगल एनक्रोचर्स को सरकारी ज़मीनों से हटाएगा जिन्होंने एनक्रोचमेंट करके ना केवल पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है बल्कि इकोलॉजी को भी इफेक्ट किया है। अंकुर जी, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जे&के पहुंची, तो उसी दौरान आपने भी एक संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें उसमें मेन इशू था कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, अलग स्टेट बनाई जाए। तो सर, उस यात्रा में आपको कितनी सफलता मिली? कितने लोग आपके साथ जुड़े? देखिए, वो यात्रा निरंतर चल रही है। इस समय भी शनिवार और इतवार को 2 बड़े-बड़े प्रोग्राम रखे गए हैं। शनिवार 11 फरवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ और 12 फरवरी 2023 संडे कटरा के एक क्षेत्र पैंथल में एक प्रोग्राम रखा गया है जहाँ कुछ जनसमूह जुड़ेगा और उनसे वार्तालाप होगी, चर्चा होगी और फिर 12 फरवरी 2023 इतवार को संडे को सतवारी से आरएसपुरा तक का एक मार्च रखा गया है जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा कि क्यों जम्मू अलग होना चाहिए और जो लोग ऑलरेडी इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं या जो अपने भीतर ही भीतर सोचते हैं कि वाकई में ये डिमांड सही है, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस पे पत्रक वितरण करने का कार्य चलेगा। तो हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। थोड़ी-सी इसमें चेंजेस हमने इंट्रोड्यूस की। लगातार यात्रा करने के बजाय अब हम इस यात्रा की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करने के लिए छोटी-छोटी टीम्स भेज देते हैं, जो वर्कआउट करती हैं, काम करती हैं रिस्पेक्टेड एरियाज़ में और फिर हफ्ते के वीकेंड पे से सैटरडे या संडे को एक वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। आपने देखा पिछले हफ्ते बड़ी ब्राह्मणा में हमारा प्रोग्राम हुआ, वो उसी यात्रा का किस्सा था। हम पूरे 10 के 10 ज़िले कवर करेंगे। अभी 3-4 ज़िले हम टच कर पाए हैं। रियासी, कटरा से हमने शुरू किया था। उसके बाद उस समय हमने बैक टू बैक बहुत सारी जगहों का दौरा करके रियासी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था। कुछ एरियाज़ रियासी के भी बचे हैं, वो बीच-बीच में हम कवर करते रहेंगे बट वी विल एंश्योर कि ये 10 के 10 ज़िलों में यात्रा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पूरी जो है वो कवर हो जाए। अंकुर जी, जैसे-जैसे एकजुट जम्मू का जो पहुँच है वो बढ़ती जा रही है, तो लोगों में एक ना कन्फ्यूज़न है एक चीज़ को लेके कि जो बीजेपी है वो भी हिंदुत्व की बात करती है और एकजुट जम्मू भी हिंदुत्व की ही बात करती है, उसी पैटर्न पे काम कर रही है। मतलब लोगों का ये कहना है कि अगर कोई आपको जॉइन करता है, जो जम्मू को जॉइन करता है, तो वो बीजेपी का वोट काटा जा रहा है। तो मतलब लोग इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि इन दोनों पार्टियों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा रोशनी डालेंगे कि बीजेपी और एकजुट जम्मू के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब क्यों लोग बीजेपी को छोड़ के आपकी तरफ आए? देखिए, डिफरेंस कथनी और करनी का है और दूसरा जिस आधार पे हम ये सोचते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व या राष्ट्रवादी राजनीति करती है, वो इस समय जितने भी आप इनके कृत्य देखें उसके आधार पे आप ये तय कर सकते हैं कि वो बात आधारहीन है। देखिए, माइनॉरिटी राइट्स डिनाई करना जम्मू कश्मीर में एक्चुअल माइनॉरिटीज़ को मुस्लिम अपीसमेंट के चलते, ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं है। जी। डेमोग्राफिक असॉल्ट जो जम्मू पे है, जम्मू संभाग पे जो सर्वाइवल और एक्सिस्टेंस का मसला बना हुआ है, जिसमें इस्लामिक जिहाद और कट्टरपंथी ताकतें इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के ज़रिए इस जेनोसाइडल प्रोसेस को अनलीश करने का काम कर रही हैं। उसके खिलाफ बात करने की बात तो छोड़िए, उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाना, एकजुट जम्मू फाइट कर रही है, ये आपको एक डिस्टिंक्शन देखनी पड़ेगी। कश्मीरी हिंदू हो या
पीओके के हों, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हों या तमाम अब जम्मू संभाग के लोग हों, यहाँ पे अगर हिंदू आप हैं, तो आपका नरसंहार एक प्रोसेस ऐसा है जिससे आपको फेस टू फेस होना है कि ये निरंतर चल रहा है। नरसंहार को लेके भाजपा का स्टैंड वही है जो एमसी का है, पीडीपी का है, कांग्रेस का है कि आधिकारिक तौर पे वो हिंदू नरसंहार को नरसंहार घोषित नहीं करते हैं। उसके लिए एकजुट जम्मू ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अंकुर जी, बीजेपी मतलब जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, उनके 2 बड़े मुद्दे रहे थे। एक था 370 का और दूसरा था राम मंदिर का। राम मंदिर भी बन रहा है और अगले साल जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन, उससे पहले शायद वो मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। और 370 उन्होंने दूसरी बार पावर में आते ही 2019 में 370 को खत्म कर दिया था। तो 2 उन्होंने जो अपना जनता से वादा किए थे, वो तो उन्होंने पूरे कर दिए। नहीं तो ऐसा आप उसमें क्या कमी देखते हैं इसके बाद नहीं में? ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही मुद्दे नहीं थे जिसके संबंध में जनता से वादे किए गए थे। मैं आपको वही गिना रहा था कि किस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति जो है वो 2 पिलर्स पे है, राम मंदिर और 370 पे ही नहीं टिकी हुई थी। बाकी सारी चीज़ें आपको गिनवा रहा था, लेकिन आपने 370 और 35 ए की एब्रोगेशन की बात की, तो मैं ज़रा उस पे भी रोशनी डाल दूँ। देखिए 370 और 35 ए के संबंध में भाजपा ने पीडीपी को एजेंडा ऑफ अलायंस में, जब इनकी गठजोड़ की सरकार जम्मू कश्मीर में जी। बनी थी, तो लिखित में दिया था कि आप इसे तोड़ने की बात तो छोड़िए, हम इसे हाथ भी नहीं लगाएँगे। क्योंकि ये लिखित में दिया था, सरकार चला रहे थे, ये बात नहीं कर सकते थे, तो आपको याद होगा कि उस समय एकजुट जम्मू पार्टी ने और स्वयं हमने ही 370 और 35 ए के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में मुहिम छेड़ी थी। बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स भी हुए थे, मीटिंग्स भी हुई थी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हुए थे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी 35 ए को चुनौती देते हुए एकजुट जम्मू पार्टी गई थी। 370 और 35 है, उसके बाद जिस तरीके से देश में माहौल बना, इन्होंने एब्रोगेट किया, पार्लियामेंट ने एब्रोगेट किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना समर्थन दिया। ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट में ही एब्रोगेट होना था, खत्म होना था। और खत्म करने के बाद अब आप देखिए कि इन्होंने क्या किया। 370-35 के कारण यही होता था कि बाहरी कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तानी नागरिक है, जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है, वो इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में ना नौकरी पा सकेगा, ना यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। तो उसके बाद एब्रोगेशन के बाद इन्होंने 2 कानून इंट्रोड्यूस किए। हमारा एलिगेशन इन पे ये है कि इन्होंने 370 और 35 ए को अब बैकडोर से री-एंटर करवा दिया है मुस्लिम अपीसमेंट के चलते, जो कांग्रेस करती थी, जो भी भाजपा बड़े खतरनाक तरीके से कर रही है। इन्होंने डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस करके ये सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक यहाँ पे नौकरी ना ले सके। 15 साल तक के लिए रह के नौकरी लेना इज़ बराबर है कि आप यहाँ पे मत आओ, आप यहाँ पे नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, और 15 साल रुकने के बाद यहाँ पे नौकरी का प्रयास करने वाले लोग आप समझते हैं कि क्या परसेंटेज उसकी रहेगी। लेकिन सर और दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार उसी व्यक्ति को देगा अगर वो व्यक्ति या उसकी फैमिली ऑलरेडी जे में प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी फिर से वही सिस्टम जो 370 और 35 की एब्रोगेशन से पहले था, और मुस्लिम अपीसमेंट के चलते ये सब चीज़ें हुई। राम मंदिर की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसके बाद जो ट्रस्ट बनी है वो हिंदू कम्युनिटी की ट्रस्ट है। सरकार का 1 रुपया भी उसके कंस्ट्रक्शन में नहीं लग रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही है। जो हाई कोर्ट के फैसले के पार्ट को चुनौती दी गई थी कि हिंदू पक्ष के राइट्स को मानने के बावजूद भी आपने ज़मीन का बंटवारा कर दिया, उसे सेट असाइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केवल वही किया है, और उस केस का भी अगर आप इतिहास देखें तो सरकार ने 2016 में जो डे टू डे हियरिंग हो इस केस की, ताकि इस केस का फैसला आ सके, उसके लिए जो याचिका दायर की थी उसको अपोज किया था। तो कोर्ट में भी टांग अड़ाने का इन्होंने काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों से घर बिठवा के इन्होंने फैसला लिखवाया है। ये जुडिशरी पे भी लांछन लगाने वाली मुझे लगता है कि एक एक्ट है, और जुडिशरी को भी प्रोबेबली इस चीज को देखना चाहिए कि किस तरीके के नैरेटिव्स ये बिल्ड करते हैं। और दूसरा, अगर दूसरा रास्ता अडॉप्ट किया होता, देखिए लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अधिग्रहित करके भूमि, वो एक वहां पे एक पोजीशन थी। सरकार बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक ऑर्डिनेंस, एक कानून बना के वहां पे राम मंदिर निर्माण कर सकती थी अपने दम पे। सरकार ने वो नहीं किया। अगर उस तरीके से किया गया होता तो आप ये कह सकते थे कि भाजपा को क्रेडिट जाता है। इन 2 विषयों पे भी इतने सारे वाद विवाद हैं, ये इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैंने देने की कोशिश की। इसके अलावा 100 ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट, इसके बराबर के इश्यूज हैं, जिसपे भाजपा वहीं पे खड़ी हुई नजर आती है जहां पे कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है, वेस्ट बंगाल की टीएमसी है। सचर कमेटी रिकमेंडेशन, जिसको भाजपा ने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन हिंदूज का और हिंदुत्व की राजनीति का एक बिल्कुल एक ऐसा एक औजार बताया कि इसके आधार पे हम हिंदुत्व के अराउंड वोट्स मोबिलाइज कर सकते हैं। सचर कमेटी एक्सक्लूसिवली धर्म के आधार पे मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में कुछ रिकमेंडेशंस करती थी। सिविल सर्विसेज में अधिक इनकी रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए फ्री कोचिंग दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करिए।
एक सबवर्सिव डॉक्यूमेंट जो हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म को और बढ़ाने का कार्य करता था। उसको कांग्रेस ने बनाया, भाजपा ने अपोज किया। कांग्रेस इंप्लीमेंट नहीं कर पाई विरोध के चलते, और ऐसी खतरनाक चीजें थी कि हो सकता है उन्होंने तय किया हो कि इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और वोट बैंक की राजनीति और मुस्लिम अपीसमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब 31 मार्च 2019 का इंप्लीमेंटेशन स्टेटस सचर कमेटी रिकमेंडेशंस का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लीजिए। तमाम सचर कमेटी रिकमेंडेशंस, जिसे भाजपा ने कहा था कि हिंदुओं पे और देश पे बहुत बड़ा आघात है, तमाम रिकमेंडेशंस भाजपा ने इंप्लीमेंट कर दी। इंप्लीमेंटेशन स्टेटस में क्रम से आपको इंप्लीमेंटेड दिखेगा। सर, आपने डोमिसाइल की बात की। जब ये मतलब डोमिसाइल को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, उसके बाद कुछ लोगों का, जो जम्मू के लोग थे, उनका ये कहना था कि डोमिसाइल हवा में इशू किए जा रहे हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कोई भी आएगा। और मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि जब भी कोई बंदा डोमिसाइल के लिए अप्लाई करता है तो जो कंसर्न तहसीलदार है उसको 15 दिन के अंदर जो है डोमिसाइल इशू करना होगा, अदरवाइज उसके खिलाफ एक्शन होंगे। तो मतलब लोगों के ये भी कहना है कि उस दौरान बड़े लेवल पे इनएलिजिबल लोगों को भी डोमिसाइल यानी कि यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो दे दी गई है। ये तो देखिए, वो तो चर्चा का, जांच का विषय हो सकता है कि अगर कानून बना है कि यही लोग एलिजिबल हैं और किसी इनएलिजिबल व्यक्ति को डोमिसाइल मिला है, तो वो हवा में बात नहीं की जा सकती। आपको बताना पड़ेगा कि ये 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं जो एलिजिबल नहीं थे लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, है, सर, तो जांच इस पे क्या कहा जा सकता है? नहीं, जैसे बाहर के जो लोग लेबर यहाँ पे काम, माइग्रेंट लेबर थी, जो यहाँ पे काम कर रही थी, तो उनसे कुछ खास डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई भी केस प्रोसेस हुआ होगा। आप आरटीआई फाइल कीजिए, ऐसे लोगों को कहिए कि आरटीआई फाइल कीजिए और उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने डिपॉजिट किए हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसकी प्रति रखिए, सामने रख के बात की जा सकती है कि ये सफिशिएंट था कि नहीं था। वेगली या हवा में हम कहें, मुझे नहीं लगता कि उस पर अधिक चर्चा का कोई स्कोप है। अंकुर जी, अब एकजुट जम्मू जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। पहले एक आम संगठन था, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी रजिस्टर कर दिया है। और अभी आप इलेक्शन की तैयारी में भी हैं। जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप इलेक्शन में जाएंगे। तो सर, जो आपका पार्टी का मैनिफेस्टोज है उसको कितनी सपोर्ट मिल रही है? ये 100% एकजुट जम्मू पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 2-3 साल अस्तित्व में आने के बाद अपना पूरा नाम जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से ग्रास रूट लेवल तक बना लिया। आपने कोई ऐसी मूवमेंट, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से व्यक्ति ना हो, उन्होंने बनाई हो और 2 साल में उसको पूरा राज्य, पूरी स्टेट जानती हो? राज्य के अलावा देश में भी बहुत सारी जगह पे एकजुट जम्मू पार्टी के चर्चे हैं, आप ये जानते हैं। और आज अगर हम 10 के 10 जिलों में ये यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा से पहले हमारी जो अदरवाइज आउटरीच प्रोग्राम्स हो रहे थे, वो तभी हो रहे थे क्योंकि लोग थे वहाँ पे सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो 10 के 10 जिलों में, और हमने अपना कार्यक्षेत्र भी 10 के 10 जिले ही चुना है, तो वहाँ पे अगर हर जगह पे स्ट्रक्चर्स हैं, लोग हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी तेज गति से एकजुट जम्मू पार्टी की पेनिट्रेशन समाज में हुई और लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। उसका ये एक अंकुर जी, आपने एक चीज को डिफरेंशिएट कर दिया कि बीजेपी और एकजुट जम्मू पार्टी में क्या डिफरेंस है। बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, वो केवल कथनी और करने की बात आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए। हमने लेजिटिमाइज किया भाजपा और परिवार को कि ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जबकि उन्होंने चिल्ला चिल्ला के 1998 से ये कहा। और आपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान सुन ही लिया कि हम भगवा नहीं है और हिंदुत्व इस्लाम के बिना अधूरा है। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स को जोड़ के आप देख लीजिए। डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू द हिंदूज, उस संबंध में आप देख लीजिए। और हिंदुत्व की सोच विचारधारा को पॉलिटिकली ट्रांसलेट करना ग्राउंड पे, उस दिशा में उठाया हुआ एक कदम आप नहीं बता सकेंगे जो भाजपा। इसका ये मतलब हुआ कि आने वाले टाइम में बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से खत्म हो चुकी थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी शांत हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले टाइम में एकजुट जम्मू पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने ना केवल चुनौती देगी, बल्कि जो विकल्प भाजपा का जम्मू संभाग की और देश की जनता ढूंढ रही है, वो विकल्प बन के उभरेगी।